हेलो स्टूडेंट्स। हमने हमारे फिजिक्स के पिछले 3 चैप्टर्स को जो कि विद्युत थे, उसके अलावा प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन था और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार था। इन वीडियोस को हम लोगों ने अभी तक देखा है और इनसे इन चैप्टर्स का, इन अध्यायों का अध्ययन किया है। अब हमारे एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए बच्चों, हमने पिछली वीडियोज़ में विद्युत धारा नाम के चैप्टर के बारे में पढ़ा है। हमें जानते हैं कि विद्युत धारा अपने आप में ऊर्जा का एक रूप है, विद्युत ऊर्जा का एक रूप होता है। चूंकि एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए हम ये जानते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो हमने उसी आधार पर प्राप्त किया था, यानी कि विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी कि विद्युत धारा नाम की ऊर्जा को ऊष्मा नाम की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत धारा एक और महत्वपूर्ण प्रभाव को उत्पन्न करती है जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। हम और आप जनरली चुंबकत्व से मतलब भली भांति परिचित हैं। हम जानते हैं चुंबकत्व क्या होता है क्योंकि हमने अपने दैनिक जीवन में कुछ सामान्य चुंबकों को अनुभव किया है, ऑब्जर्व किया है और हमने जाना है कि चुंबक कार्य कैसे करती है। जो हमारा सामान्य जानकारी है हमारी चुंबकों को लेकर के, वो ये है कि कोई भी चुंबक दूसरी चुंबक जो होती है उसको या तो अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है, यानी कि या तो अपने ओर आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है। दो चुंबक के अगर समान सिरे होंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन विपरीत सिरे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि चुंबक से बनी हुई जो भी वस्तु होती है, खुद जो चुंबक होती है वो लोहे की बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस सामान्य जानकारी के साथ अब हम चुंबकों के बारे में थोड़ी और जानकारी और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर सैद्धांतिक है। हमें इसमें मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की तरह कई सारे महत्वपूर्ण बातों का सैद्धांतिक अर्थ समझ में आएगा। यहाँ इस चैप्टर में हमें कोई बहुत विशेष सूत्र या फिर सवालों को हल नहीं करना है, जैसा कि हमने विद्युत में पिछले चैप्टर में किया। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ कुछ सिद्धांतों को समझना है और उनके कारणों का अध्ययन करना है। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ साधारण चुंबकों से परिचित हो जाते हैं। वैसे हम जिस चुंबक को सबसे ज़्यादा देखते हैं हमारे घरों में, वो होती है किसी स्पीकर के अंदर लगी हुई गोल चुंबक, जो पूरी तरीके से गोल होती है, जिसका आकार लगभग एक बेलनाकार या वृत्ताकार रूप में होता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चुंबकें होती है जो लैब में यूज़ की जाती है, फिजिक्स लैब में यूज़ की जाती है, उनमें से महत्वपूर्ण चुंबक होती है क्षण चुंबक। क्षण चुंबक लगभग पर्क या फिर मंच या फिर किटकैट चॉकलेट की तरह होती है, यानी कि एक क्यूबॉइड की शेप में होती है, घनाभ के आकार की होती है और लंबी सी होती है, लगभग 5 या 6 सेंटीमीटर लंबी चुंबक होती है, जिसका एक सिरा N ध्रुव का जबकि दूसरा सिरा S ध्रुव का कार्य करता है। यहाँ N और S ध्रुव क्या है? N ध्रुव को उत्तर ध्रुव बोला जाता है और S ध्रुव को दक्षिण ध्रुव। आप ये जानते हैं कि हर चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। स्वयं हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है, या यूँ कहें कि सबसे बड़ी चुंबक है, और हमारी पृथ्वी में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। वो चुंबक के ही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो चुंबक होती है वो नाल चुंबक कही जाती है। ये घोड़े के नाल की आकृति की होती है, इसलिए इसे नाल चुंबक कहा जाता है या यू शेप्ड चुंबक कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार यू की तरह होता है। इसके जो दोनों अंतिम सिरे होते हैं उनमें से एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव का कार्य करता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चुंबक को आप लोग को आज समझना है, जिसका हम अगले कुछ क्रियाकलापों में जगह जगह पर उपयोग करेंगे। हालांकि आप इससे भी परिचित हैं। इसे कहा जाता है चुंबकीय सुई या फिर दिक्सूचक। दिक्सूचक जो होता है वो एक छोटा सा उपकरण होता है या छोटा सा एक इक्विपमेंट होता है, जिसमें अंदर एक चुंबक की बनी हुई सुई लगी होती है, एक तीर लगा होता है, जो सदैव उत्तर दिशा में ठहरता है। मान लेते हैं कि वो डिब्बी की आकृति का एक उपकरण होता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। तो उस उपकरण में एक तीर लगा होता है। वो तीर वैसे तो ऐसे घूमता रहता है, किंतु यदि हम उसे ठहरा दें, एक जगह स्थायी रूप से रख दें, तो वो सदैव पृथ्वी की उत्तर दिशा की ओर जाकर के ठहर जाता है। क्योंकि जितनी भी चुंबकें हैं, सभी चुंबकों की एक पर्सनल विशेषता होती है कि वे सदैव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ अपने उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ केंद्रित करती है। यानी कि कोई भी चुंबक हो इस दुनिया की, यदि हम किसी एक साधारण इस मार्कर को भी आप एक यदि चुंबक माने, यदि मैं इसे बीच से धागे से बांध करके और इसे लटका दूं फ्रीली, तो ये सदैव उत्तर दिशा की ओर जाकर के ठहर जाएगा। जब थोड़ी बहुत देर तो ये घूमेगा, लेकिन अंत में जाकर के ये एक जगह अगर ठहरता है तो ये सदैव उत्तर दिशा की ओर जाकर के ठहरेगा। ये एक नियम है। इसी आधार पर मैं आपको चुंबकीय सुई या दिक्सूचक से परिचित करवा रहा हूँ। एक डिब्बी, जैसे विक्स की डिब्बी होती है, वैसे एक डिब्बी की आकृति की एक उपकरण होता है, जिसके अंदर एक केंद्र होता है। उस केंद्र पर एक तीर लगा होता है। तो चूंकि केंद्र के ऊपर तीर है तो वो तीर उसके ऊपर घूम सकता है। तो वो तीर जो रहता है
वो दिशाओं का प्रदर्शन करता है, यानी कि जो दिक सूचक मतलब दिक का मतलब होता है दिशाएं और सूचक का मतलब सूचना करने वाला। तो जो दिक सूचक होता है वो मूल रूप से दिशाओं का ज्ञान करवाता है। तो उसमें चारों दिशाओं के 4 नाम या पहले लेटर्स जो अक्षर होते हैं वो अंकित होते हैं। आप इससे देख पाते हैं ये सदैव साधारण रूप से उत्तर ध्रुव की ओर अपने आप को इंगित करवाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से सीधे रूप से जुड़ा हुआ रहता है, या कोई भी जो चुंबक होती है। तो जो जो चुंबकीय सुई या दिक्सूचक होता है वो वास्तविकता में एक छोटी सी चुंबक है जो तीर की आकृति की है, और वो चुंबक हमें दिशाओं का ज्ञान करवाती है। यानी कि जैसे अगर हम कहीं जंगल में भटक गए और हमारे पास ये दिक्सूचक है तो हम दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं उस आधार पर। सेना में जो फौजी होते हैं उनके पास भी बड़े साइज की दिक्सूचक होती है, चुंबकीय सुई होती है, जिसके आधार पर वो घने जंगलों में या फिर विपरीत परिस्थितियों में दिशाओं का ज्ञान कर पाते हैं। तो इस प्रकार चुंबकीय सुई भी एक प्रकार का उपकरण है जो दिशाओं का ज्ञान करवाता है, किंतु चूंकि ये अपने आप में एक चुंबक से मिलकर बनी हुई है इसलिए ये किसी भी दूसरी चुंबक से प्रभावित होती है। तो अपन समझेंगे इसका क्या काम है और इसका क्या कारण है। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है ऑर्स्टेड का अनुप्रयोग। ऑर्स्टेड का पूरा नाम हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड था। ये एक फिजिसिस्ट थे, एक भौतिक विज्ञानी थे, और इन्होंने 1820 में अकस्मात यानी कि अचानक एक बात को अनुभव किया। दरअसल ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा पर एक अनुप्रयोग कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैटरी जैसे जो सामान्य परिपथ होता है जो विद्युत में हम सीख चुके हैं, एक बैटरी, एक कुंजी, एक बल्ब का जोड़ किया था। भाग्य से एक दिक्सूचक वहां पर रखा हुआ था, यानी कि एक चुंबकीय सुई वहां रखी हुई थी उस परिपथ के पास में। जैसे ही इन्होंने स्विच को ऑन किया, अपने सामान्य अनुप्रयोग से ध्यान इनका हट करके अचानक उस दिक्सूचक की ओर गया। उन्होंने पाया कि जो तीर सामान्य रूप से किसी एक दिशा में इंगित हो रहा था, आप जानते हैं उत्तर दिशा में, जैसे ही स्विच को ऑन किया गया अचानक उन्होंने पाया कि इस तीर का, मान लो कि मार्कर इस तीर की दिशा को सूचित कर रहा है, तो जैसे उन्होंने स्विच को ऑन किया उन्होंने अचानक पाया कि इस दिक्सूचक की दिशा में परिवर्तन हो गया। और यहां से इस चीज की खोज हुई कि विद्युत धारा में भी चुंबकीय प्रभाव होता है। यानी कि 1820 में अचानक ऑर्स्टेड को यह बात पता चली, जबकि चुंबकीय सुई वहां पर रखी हुई थी इसलिए। फिर उन्होंने इसका और कुछ अध्ययन किया। जब उन्हें ये बात पता चली होगी तो निश्चित रूप से उन्होंने इसको और गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया होगा। तो कुछ और चीजें कुछ और वैज्ञानिकों के द्वारा पता चलती गई और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कई सारे नए विषय जुड़ते चले गए। जैसे कि ऑर्स्टेड ने यह पाया कि जब वो कुंजी को बंद करते हैं, जब स्विच ऑफ करते हैं तो वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, जब स्विच को ऑन करते हैं तो वापस घूम जाता है। यानी कि जब तक विद्युत धारा बहती है चुंबकीय प्रभाव भी उतनी ही देर बना हुआ रहता है। ये ऑर्स्टेड को इस अनुप्रयोग से पता चला। तो इस बात से आप ये समझ गए होंगे कि जो मूल चुंबकें होती है उनके अलावा भी विद्युत धारा में भी चुंबकीय प्रभाव होता है या चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं। दिक्सूचक सदैव अपने स्थान से विक्षेपित हो जाएगा यदि कहीं पर भी चुंबकत्व बन रहा होगा तो, और यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर चुंबकत्व बनता है। हालांकि ये चुंबकत्व इतनी कोटि का नहीं होता, इतना पावरफुल नहीं होता कि किसी असली चुंबक की तरह किसी चीज को चिपका ले, किंतु थोड़ा ही सही लेकिन चुंबकत्व तो उत्पन्न होता है। इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा कम मात्रा में ही सही लेकिन चुंबकीय प्रभाव तो उत्पन्न करती है। हालांकि हम इसको अधिक मात्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इस अनुप्रयोग से, इस अकस्मात हुए अनुप्रयोग से ये तो समझ ही गए होंगे कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। आगे बढ़ते हैं, हम अब पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम एक अनुप्रयोग करते हैं। यह अनुप्रयोग बहुत ही साधारण है और बहुत ही आसानी से किया जा सकने वाला अनुप्रयोग है। इस अनुप्रयोग में हम ये करते हैं कि एक कागज की शीट लेते हैं जिसको किसी टेबल पर स्थायी रूप से चिपका देते हैं। आप इस पूरे अनुप्रयोग को ध्यान से समझिएगा। एक कागज की शीट ले ली और उसको एक टेबल पर स्थायी रूप से चिपका दिया। हम चाहे तो उस टेबल पर, अगर यदि वो लकड़ी का बना हुआ है तो उसको पिन कर सकते हैं। आसपास हम पिन लगा करके उस कागज को स्थायी रूप से जमा सकते हैं। इस कागज के ऊपर हमने गोंद की एक बहुत ही पतली लेयर चढ़ा दी। कुछ बूंदे गोंद की डाली, मैं बहुत स्पष्ट अनुप्रयोग बता रहा हूँ, कुछ बूंदे गोंद की डाली और उसको ब्लेड या फिर किसी तीखी चीज़ की सहायता से पूरी तरीके से फैला दिया। हम हाथ से भी उसको पूरी तरीके से फैला सकते हैं। इतना फैलाना है कि वो पूरी तरीके से गीला भी ना रहे और पूरी तरीके से सूख भी ना जाए। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं कुछ लोह का चूर्ण, यानी कि लोहे का पाउडर। लोहा तो आपने देखा ही है, तो लोहे का हमने पाउडर इसके ऊपर पूरी तरीके से फैला दिया। अब हम लोग जैसे हम रेत बिखेरते हैं या धूल बिखेरते हैं, वैसे हमने इस पर लोहे का पाउडर, लोहे का चूर्ण बिखेर दिया। अब हमने ये करा
कि एक चुंबकीय सुई बीचों बीच रखी और ये अनुभव कर लिया, ये पता कर लिया कि उत्तर दिशा किस ओर है। हम इसको टेबल पर ऐसे रखेंगे तो उत्तर दिशा का हमें पता चलेगा। मान लेते हैं कि उत्तर दिशा इस ओर है, तो चुंबकीय सुई इस ओर उसको इंगित करेगी। उस आधार पर हमने एक क्षण चुंबक, आप जानते हैं क्षण चुंबक कैसी होती है, वो एक घनाभ के आकार की होती है। एक क्षण चुंबक को यहाँ पर इस तरीके से रख दिया। जैसे हमने इस क्षण चुंबक को यहाँ पर रखा, हमने ये पाया कि वो लोह चूर्ण एक अजीब से पैटर्न में जम गया। एक बहुत अजीब सा पैटर्न यहाँ पर हमको दिखाई देता है और वो सारा का सारा लोहे का जो चूर्ण था, जो लोहे का पाउडर था, वो इस अजीब से एक पैटर्न में जम गया। हालांकि हम ये पैटर्न हम स्पष्ट रूप से, बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से तो नहीं देख पाए, लेकिन एटलीस्ट हमने ये जाना कि लोहे का वो जो चूर्ण था उसका एक अजीब पैटर्न बन गया। ये पैटर्न आपकी बुक के पेज नंबर 250 पर आपको बीचों बीच दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न से पता चलता है कि विद्युत धारा जो होती है, यहाँ पहले अपन विद्युत धारा को अलग हटाएं, हम क्षण चुंबक के आसपास बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो इस पैटर्न के आधार पर बनता है या इस रूप में बनता है। तो सीधी सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आपके बुक के इसी पेज 250 की सबसे आखिरी लाइन से शुरू होती है। लिखा हुआ है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। संसूचन मतलब कि जिसमें पता चलता है कि कितनी दूर तक कोई चुंबक अपना प्रभाव दिखा सकती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप अगर साधारण और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखा सकती है, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, किसी चीज को आकर्षित करने के लिए बल आरोपित कर सकती है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि चुंबक के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बात करें चुंबकीय बल रेखाओं की। इससे पहले कि हम चुंबकीय बल रेखाओं को समझें, हमें क्रियाकलाप करना होगा। और चुंबकीय बल रेखाओं को चलो मैं एक बार परिभाषित तो आप लोगों को कर ही देता हूँ। चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो किसी चुंबक के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। कोई भी चुंबक अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, वे रेखाएं जो इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वे रेखाएं कहलाती है चुंबकीय बल रेखाएं। चलिए चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि ये चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई तो देती नहीं है, इस अनुप्रयोग के माध्यम से हमने एक पैटर्न जरूर देख लिया, लेकिन यदि हम स्पष्ट चुंबकीय बल रेखाएं देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। पुनः उसी क्रियाकलाप को दोहराइए। एक बड़ा सा कार्डबोर्ड या एक ड्राइंग शीट ले लीजिए जिसे आपने एक टेबल पर चिपकाना है। इसके बाद आपने वही लोहे का चूर्ण गोंद, पहले गोंद लगा दिया, फिर लोहे का चूर्ण। यदि गोंद ना लगाते पिछले क्रियाकलाप में तो होता ये कि वो क्षण चुंबक समस्त लोहे के चूर्ण को अपने ऊपर चिपका लेती और हम उस पैटर्न को नहीं देख पाते। तो लोहे का चूर्ण थोड़ा अपने स्थान पर भी स्थायी रहे, इसलिए हमें वहां पर गोंद की आवश्यकता थी। अब हम क्या करते हैं कि हमको कोई गोंद की आवश्यकता नहीं है, हमको बस दिक सूचक यहाँ बीच में रखना है। मान लेते हैं कि दिक सूचक इस और उत्तर दिशा को दिखा रहा है टेबल पे रखने पर, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी दिशा में क्षण चुंबक को यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं। हम उसके ऊपर एक आउटलाइन कर देते हैं। आप जानते हैं आउटलाइन किस प्रकार की जाती है। मान लो कि मैंने यहाँ पर रखा तो उस चुंबक के आसपास मैंने एक आउटलाइन कर दी ताकि यदि वो खिसक जाए गलती से, क्योंकि यहाँ पर उसको खिसकाना नहीं है, तो यदि वो गलती से खिसक जाए तो हमें उसको वापस उसके स्थान पर रखने में सुविधा हो, इसलिए हम एक पेंसिल से आउटलाइन कर देते हैं उस चुंबक के आसपास, क्षण चुंबक के आसपास। अब मैं क्या करता हूँ कि एक चुंबकीय सुई को लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर बने हुए तीर को देख पाएंगे। अगर नहीं भी दिखता है तो आपको एक एटलीस्ट वो क्रियाकलाप तो समझ में आ ही जाएगा। लगभग चुंबकीय सुई ऐसी एक डिब्बी की आकृति की होती है जिसमें एक तीर बना हुआ होता है। हम जो चुंबकीय सुई ले रहे हैं, यानी कि जो दिक सूचक ले रहे हैं, उस दिक सूचक को हम यहाँ पर इस जगह पर इस चुंबक के एन ध्रुव के कॉर्नर पर यहाँ इस तरीके से रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं। तो हमें वो जो चुंबकीय सुई है वो इस चुंबक के क्षण चुंबक के प्रभाव के कारण एक पर्टिकुलर दिशा में जाकर के रुक जाएगी। जिस तरफ वो रुकती है, उसका तीर जिस तरफ दिखाई दे रहा है हमको, उस तरफ हम एक पॉइंट बना देते हैं इस तरीके से। ये बहुत आसान सा काम है, हमने बस उसको रखा, उसका पॉइंट जहां भी जा रहा है उस तरफ हमने एक पॉइंट को इंगित कर दिया। अब हम इसी चुंबकीय सुई को आगे बढ़ाते हैं और उस पॉइंट पर इसका बैक साइड यानी कि इस तीर का अंतिम बिंदु यहां पर इस तरीके से रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि तीर आगे एक और दिशा बता रहा है, हम उस दिशा में भी एक पॉइंट बना देते हैं और ऐसे आगे बढ़ाते हुए हर पिछले पॉइंट पर तीर का बैक साइड रखते हुए आगे पॉइंट का एक पूरा का पूरा पैटर्न तैयार कर लेते हैं। हम ये प्राप्त करते हैं कि ये पैटर्न कुछ इस प्रकार बनता है। यदि हम इन बिंदुओं को जोड़ें तो हम ये देखते हैं कि हमें कर्व, एक वलयाकार आकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार एक रफ वलयाकार आकृति मैंने यहाँ पर बनाई है। इसी क्रियाकलाप को आप 3 से 4 बार ऊपर और नीचे की तरफ दोहराइए,
आप ये पाएंगे, जैसे मान लो आपकी बार इसी क्रियाकलाप को मुझे करना है तो मैं इस चुंबकीय सुई को थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, हल्का सा, तो मुझे यही पैटर्न इस प्रकार प्राप्त होगा। यही जो बिंदु है ये अब मैं रफली बना देता हूँ, थोड़ा समय की हमारी बचत हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ मैं इसको पूरा कर्व बना देता हूँ व्यवस्थित। इस प्रकार हमको यह पैटर्न प्राप्त होता है। यदि मैं इन बिंदुओं को भी जोड़ दूं तो मुझे एक और कर्व यानी कि एक और वलय प्राप्त हो जाता है इस प्रकार का। यदि मैं यही काम नीचे से करूं यानी कि इसी चुंबकीय सुई को ऐसे रखूं तो मुझे जो वलय प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार प्राप्त होते हैं, ऐसे। ये जो वलय मैं बना पा रहा हूं, हालांकि मैं इस क्रियाकलाप को करने के दौरान लगभग मुझे 1 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा, क्योंकि मुझे ध्यान से इस क्रियाकलाप को करना है। मैं चुंबकीय सुई रखते जाता हूं और मुझे पैटर्न मिलता जाता है, लेकिन एक लेवल के बाद में ये जो चुंबकीय सुई है ये डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी, यानी कि विक्षेपण क्रिएट करेगी, मतलब वो घूमेगा नहीं, क्योंकि वहां उसका प्रभाव खत्म हो गया। हमने अभी पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र वही है जहां उसका प्रभाव होता है, तो यहां जाने के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, इसलिए वो इसको घुमा नहीं पाता। इसलिए यहां पर चुंबकीय सुई रखेंगे तो वो बार बार डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे घूमेगी, स्थायी नहीं हो पाएगी। क्योंकि वो स्थायी नहीं हो पाएगी तो हम इसके आगे इस चुंबकीय रेखा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आप इस पैटर्न को जो देख रहे हैं, जो बड़ा अजीब आकार आपको दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न मूल रूप से चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और एक चुंबक के आसपास अनगिनत चुंबकीय बल रेखाएं होती है। चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो किसी चुंबक के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती है, उसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो अगर चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो किसी चुंबक के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। आपकी किताब में पेज नंबर 251 पर इसकी परिभाषा भी दी गई है। अब मैं थोड़ा और आगे आ जाता हूं। हमें चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ सामान्य विशेषताओं का पता होना चाहिए, जो आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा यदि आप पढ़ेंगे तो इसी पेज पर। अतिरिक्त में मेरी तरफ से कुछ चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताओं को आपको बताता हूं, करीब करीब 2 से 3 आपको तैयार करनी ही है। पहली विशेषता तो यही हो गई कि ये सदैव चुंबक के N ध्रुव से शुरू होती है और S ध्रुव पर खत्म होती है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, यानी कि इनकी जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये इनकी सबसे पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता ये होती है कि चुंबकीय बल रेखाओं का जिस तरफ अधिक घनत्व होता है, यानी कि इस क्षेत्र में, उस तरफ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, यानी कि इस स्थान पर, इन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा, और ये जो स्थान है जहां गैप ज्यादा होती है वहां पर थोड़ा सा कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यानी कि अगर मैं क्षण चुंबक की बात करूं तो क्षण चुंबक के ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जबकि उसके कॉर्नर्स में, उसके चारों कोनों के आसपास बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं का जहां घनत्व अधिक होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल बनता है, जहां उनका घनत्व कम होता है वहां कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये पॉइंट नंबर 2 बना सकते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। 2 चुंबकीय रेखाएं कभी भी, ये देखो यहां से निकली यहां खत्म हुई, यहां से निकली यहां खत्म हुई, तीसरी भी निकली तो भले वो कर्व नहीं हो पाई लेकिन वो कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ऐसा क्यों कि 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? इसको समझने के लिए इसी में आप देख लीजिए कि मैं कोई तीसरी चुंबकीय बल रेखा बनाता हूं जो एक बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर देती है। मान लो कि यहां पर इसका प्रतिच्छेदन कर दिया इसने, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये जो चुंबकीय सुई है ये इस बिंदु पर ऊपर की दिशा भी बता रही है और नीचे की दिशा भी बता रही है, 2 विभिन्न दिशाएं बता रही है ना, तभी तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ऐसा होता है तो चुंबकीय सुई को इस बिंदु पर 2 अलग अलग दिशाएं बतानी पड़ेगी, जो असंभव है। कभी भी चुंबकीय सुई किसी चुंबक के आसपास रखने पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक बिंदु की ओर अपनी दिशा को प्रदर्शित करती है, वो 2 भिन्न दिशाएं प्रदर्शित कभी भी नहीं कर सकती। और चूंकि वो 2 अलग अलग दिशाएं प्रदर्शित नहीं कर सकती तो 2 चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। इस प्रकार का एक प्रश्न भी है जिसका उत्तर मैं आपको किताब में से ही निकाल करके बता दूंगा, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। तो अगर मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करूं तो पॉइंट नंबर 4 के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं समांतर अक्षों के आसपास समांतर, जबकि कॉर्नर्स पर अधिक घनत्व वाली होती है। हालांकि आप इसको स्पेशल रूप में बना करके लिख सकते हैं, बाकी मूल पॉइंट जो है ये 3 ही पॉइंट है जो चुंबकीय बल रेखाओं की मूल विशेषता है। आपको इन विशेषताओं को अच्छे तरीके से स्थायी रूप से याद रखना पड़ेगा। अब अपन बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब अपना अगला टॉपिक है कि विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका क्या होता है। आइए बच्चों अब इसे समझ लेते हैं। विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। बहुत सामान्य सा क्रियाकलाप है। मान लेते हैं आपने यहाँ पर एक परिपथ तैयार किया है जिसमें एक बैटरी है, एक कुंजी है जिसको आपने यहाँ ऊपर की तरफ लगा रखा है, और कुंजी को चालू करने पर इसमें करंट प्रवाहित होगा, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी।
आप ये पाएंगे, बहुत सामान्य सी बात है, अगर मैं यहाँ दिशाओं की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि सामान्य दिशाओं की यदि हम बात करें, इस तरफ पूर्व होती है, इस तरफ पश्चिम होती है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण। तो यदि मैं जिस तरफ मैंने चुंबकीय सुई को रखा हुआ है, यदि मैं उस तरफ दिशाओं की बात करूं तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि विद्युत धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। कहाँ है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि विद्युत धारा ऊपर से नीचे आ रही है। तो आपने ये पाया कि जो चुंबकीय सुई पहले ऐसी होगी, किधर भी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे हमने स्विच को ऑन किया, चुंबकीय सुई अपने आप इस दिशा की ओर चली जाती है, यानी कि किस दिशा की ओर चली जाती है, पूर्व की ओर। यानी कि यदि विद्युत धारा ऊपर से नीचे या उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है तो उसके सापेक्ष या उसके अनुरूप जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो गई, यानी कि ये एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं। यानी कि आप हमेशा ध्यान रखना कि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत आते हैं। यदि हम इसी अनुप्रयोग को एक और मैनर में करके देखें, यानी कि यदि मैं इसी परिपथ को एक बार और बनाऊं, किंतु अब की बार मैं जो बैटरी है उस बैटरी का धन सिरा विपरीत दिशा में कर दूं, यानी कि ये ऋण है और ये धन है। इस प्रकार यदि मैं इसको कंप्लीट करूं तो मैं ये पाता हूं, यहीं पर मेरे को कुंजी रखनी है, यहीं पर मैं सब कुछ कर रहा हूं, बस मैंने अंतर इतना स्पष्ट कर दिया कि अब की बार विद्युत धारा की दिशा मैंने बदल दी। अब की बार विद्युत धारा की दिशा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। चुंबकीय सुई अभी भी मैंने यहीं पर रखी हुई है। तो मैंने प्राप्त किया कि जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया या की को स्टार्ट किया तो मैंने ये पाया कि मैंने चुंबकीय सुई की दिशा विपरीत दिशा में देखी, यानी कि अब की बार उसकी जो दिशा थी वो पूर्व से पश्चिम की ओर थी। इसका अर्थ ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, इस क्रियाकलाप का जो निष्कर्ष है वो ये है कि किसी धारावाही चालक के आसपास जब चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उस धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप विद्युत धारा की दिशा को बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसी के सापेक्ष बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी या विपरीत हो जाएगी। यदि आपने बैटरी के धन सिरे को इस तरफ रखा था जिससे विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही थी, और उस स्थिति में यदि दिक्सूचक या चुंबकीय सुई पश्चिम से पूर्व की ओर इंगित कर रही थी, तो यदि इसी को विपरीत करने पर हम ये देखते हैं कि दिक्सूचक की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो धारावाही चालक होता है उसमें विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करने पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उसमें भी परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है। हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। जैसी विद्युत धारा की दिशा होगी उस आधार पर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ एक बात और याद रखनी है कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक ये है कि सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो वैसे तो ये भी एक सीधा चालक ही है, लेकिन अब हम यहाँ पर एक अनुप्रयोग करते हैं ताकि जिससे हम ये समझ सके कि सीधे चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है या जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किस प्रकार का बनता है, वो किस रूप में बनता है। क्रियाकलाप को मैं पहले तैयार कर देता हूं, उसके बाद में आप लोग को समझाऊंगा कि यहाँ हो क्या रहा है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर एक तांबे की रॉड ले लेते हैं। ये एक तांबे की रॉड है जो थोड़ी सामान्य तार से थोड़ी सी मोटी है। तांबे की एक लंबी सी छड़ है। इस तांबे की छड़ को हमने एक कार्डबोर्ड की शीट के अंदर इस प्रकार स्थापित किया है। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए कि कार्डबोर्ड की एक शीट है। कार्डबोर्ड की ये जो शीट है इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि हम स्पष्ट परिणाम देख पाएँ। कार्डबोर्ड की ये जो शीट है, कार्डबोर्ड की इस शीट को हमने ऐसा किया, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझा देता हूँ आप लोग को। मान लो मेरी हथेली कार्डबोर्ड की शीट है और ये वो छड़ है, तो इस छड़ को मैंने इसमें छेद करके और इस तरीके से स्थापित किया है। आप देख पा रहे हैं, मतलब कि इसमें छेद है इस शीट में और इस छड़ को मैंने इस रूप में स्थापित किया है। ये तांबे की छड़ है इसलिए मैं करंट इसमें प्रवाहित करवा सकता हूँ। तो मैंने क्या करवाया कि इसके दोनों अंतिम सिरों को एक परिपथ से जोड़ दिया जिसमें बैटरी है, जिसमें क्या है, बैटरी है। मान लेते कि इस प्रकार यहाँ इसमें करंट बह रहा है। हमने इस परिपथ को इस प्रकार तैयार किया है कि बैटरी का धन सिरा इस तरफ है जिससे करंट आई जो है वो ऊपर से नीचे की ओर यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होगा इस तांबे की छड़ में।
हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड की शीट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उस प्रकार से जमा रखी है। आप इसको इस प्रकार इमेजिन कर सकते हैं कि हमने एक कागज़ में इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर एक कार्डबोर्ड की शीट लगा रखी है, यानी कि ये छड़ है और ये शीट है। हम क्या करते हैं कि इस शीट के ऊपर फिर से लोह चूर्ण को बिखेर देते हैं। वही गोंद वाला क्रियाकलाप, गोंद लगाना है और इसके आसपास लोह चूर्ण को बिखेर देना है। जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं, यानी कि जब हम कुंजी को चालू करते हैं, कुंजी स्टार्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब करंट फ्लो होता है तो लोह चूर्ण एक अजीब पैटर्न में जम जाता है, जो हमें वृत्ताकार पथ दिखाई देता है। एक प्रकार से कैसा पथ दिखाई देता है, और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं हमें वो वलय जो हैं वो बड़े होते चले जाते हैं, यानी कि वो वृत्त जो है वो बड़े होते चले जाते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि ये लोह चूर्ण ऐसे वृत्तों में बढ़ जाता है जिसका केंद्र एक ही है और जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग है। इन्हें हम इंग्लिश में कंसेंट्रिक सर्कल्स भी बोल सकते हैं, यानी कि सेम सेंटर वाले सर्कल्स। तो ऐसे वृत्त जो है यहाँ पर बन जाते हैं। इससे हमें एक बात स्पष्ट होती है, जो ये है कि किसी स्ट्रेट यानी कि सीधे धारावाही चालक के आसपास बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है उनका आकार वृत्ताकार होता है, स्पष्ट वृत्ताकार। जैसे कि क्षण चुंबक में जहाँ एक ओर क्षण चुंबक में वलयाकार होती हैं, वहीं जो स्ट्रेट यानी कि सीधा धारावाही चालक होता है उसके आसपास बनने वाली चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार होती है, उनका आकार वृत्ताकार होता है। तो यदि हम इसको स्पष्ट रूप से देखें तो यदि हम करंट को ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित कर रहे थे तो ये जो लोह चूर्ण है ये ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में इस पैटर्न में बन जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसमें वृत्त जो है वो बड़े होते चले जा रहे हैं। तो सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के पास में होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी या उसकी प्रबलता भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो दूर जाने पर प्रबलता सीधी सी बात है कम होती चली जाती है। तो एक बात तो ये हो गई जो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी सीधे धारावाही चालक के आसपास बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का जो आकार होता है वो आकार वृत्ताकार होता है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार रूप में बनती है। पहली चीज तो यही हो गई। दूसरी चीज, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि क्षण चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती थी वो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती थी, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। अब इसमें तो एक वृत्त बन रहा है, इसमें उत्तर और दक्षिण को कैसे पहचाने, तो हो ही नहीं सकता। तो हम ये कैसे जानेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या है। इस दिशा को जानने के लिए, इस दिशा को प्राप्त करने के लिए हम ये करते हैं कि चूंकि ये इस प्रकार का सिस्टम है, हमने कार्डबोर्ड को ऐसे रख रखा था क्षैतिज रूप में, तो हम इसके ऊपर एक चुंबकीय सुई रख देते हैं। जब हम इसके ऊपर एक चुंबकीय सुई रखते हैं तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण चुंबकीय सुई किसी एक निश्चित दिशा में विक्षेपित होगी। जिस भी दिशा में वो विक्षेपित होती है उस दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो जाती है। मान लेते हैं कि चुंबकीय सुई की दिशा तीर के निशान से इस प्रकार दिखाई देती है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। तो ये उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी स्ट्रेट यानी कि सीधे धारावाही चालक के आसपास बनने वाले चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को प्राप्त यदि करना चाहता है तो वो बिना क्रियाकलाप करे इस काम को कैसे कर सकता है। हम इसको समझने के लिए एक नियम को समझते हैं। इस नियम का कहा जाता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ये होता है कि यदि हम अपने सीधे हाथ में, दक्षिण हस्त का मतलब होता है सीधा हाथ, यदि हम अपने सीधे हाथ में किसी धारावाहिक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, यानी कि यहाँ अपने क्रियाकलाप की विपरीत दिशा में धारा बह रही है, धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, यानी कि बहने वाली धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है। तो यदि इस प्रकार हम अपने सीधे हाथ में किसी धारावाही चालक को पकड़ें कि हमारा अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो हमारी उंगलियों की जो दिशा होगी, जिस ओर उंगलियां घूमी हुई है, जिस ओर उंगलियां मुड़ी हुई है, वो दिशा प्रदर्शित होती है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की दिशा को, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस प्रकार होगी। जिस तरफ मैं अपने इस हाथ को घुमा रहा हूं ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। कब? जब विद्युत धारा की दिशा इस ओर हो, सामने की ओर हो, आपकी ओर हो। तो यदि विद्युत धारा इस ओर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? ऐसी। अब इसको हम किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं अगर इसकी दिशा पता करना चाहता हूं तो ये मेरा दक्षिण हस्त है। अब चूंकि विद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे थी तो मैं इसे इस प्रकार घुमा देता हूं। तो यदि विद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो मैं अपना हाथ घुमा रहा हूं उस दिशा में होगी। तो यदि मैं एरो के माध्यम से इस दिशा को प्रदर्शित करना चाहूं तो मैं इसको इस प्रकार बना सकता हूं। एक बार फिर से बता देता हूं हमने मार्कर की हेल्प से कि यदि विद्युत धारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी और ये मेरा दक्षिण हस्त है, तो यदि विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर आ रही है तो उंगलियों की दिशा कुछ इस प्रकार की है, यानी कि ये वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी ये नीचे जा रही होंगी
और ये वाली चुंबकीय बल रेखाएं आ रही होगी ऊपर, यानी कि इस प्रकार के वलय या इस प्रकार के वृत्तों का निर्माण होगा। इसी नियम को, ये जो नियम था, ये एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किसे कहा जाता है? यदि हम किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि हमारे अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उस स्थिति में हमारी उंगलियों की जो दिशा होगी वह चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यह आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम याद रखना है। इसके बाद इसी से आधारित या इसी के जैसा एक नियम और है, जैसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम कहते हैं। यह नियम और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एक ही है, किंतु दो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे, इसलिए ये नियम भी अपने सिलेबस में शामिल है, तो हम इसे समझ लेते हैं। बहुत सामान्य सा सिस्टम है। यदि हम किसी स्क्रू को कसते हैं, यदि हम किसी स्क्रू को क्या करते हैं, कसते हैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, यानी कि पेचकस की हेल्प से, तो जिस दिशा में हम पेचकस को उसको कसने के लिए घुमाते हैं वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। कब? जब स्क्रू नीचे की ओर हो, यानी कि यदि स्क्रू का जो पॉइंट है यदि वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उंगलियां जिस तरफ घुमाई जा रही हैं या स्क्रू ड्राइवर को जिस तरफ घुमाया जा रहा है कसने के लिए, हम तो स्क्रू को ढीला भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ कसने की दिशा ध्यान रखनी है कि जिस दिशा में हम स्क्रू को कसते हैं वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये वाला नियम यानी कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और कॉर्कस्क्रू नियम एक ही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ये कहता है कि यदि विद्युत धारा की दिशा को अंगूठा प्रदर्शित करे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उंगली प्रदर्शित करेगी। मैंने बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं करा और उसको घुमा दिया। यदि स्क्रू की दिशा विद्युत धारा की दिशा हो तो उसको कसे जाने की जो दिशा है वो दिशा किसकी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये नियम और ये नियम एक ही नियम है। आप इनको पर दोनों को अपने उत्तर के रूप में 2 से 3 लाइनों में तैयार कर लेंगे। तो ये आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका हम पहले निष्कर्ष करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि चुंबक कितने प्रकार की होती है। वैसे तो चुंबक कई प्रकार की होती है, लेकिन मूल जो 2-4 चुंबकें होती है जो इस चैप्टर में भी काम आएगी और हम अपने दैनिक जीवन में या लैब के अंदर देखते हैं, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्स्टेड का अनुप्रयोग क्या था। ऑर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक ने अचानक अकस्मात रूप से चुंबकीय सुई के विक्षेपण को तब देखा जब उन्होंने एक परिपथ में करंट को फ्लो करवाया। तब से पता चला कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव भी होता है। फिर हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात की। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र है जहां चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहा जाता है? तो वे रेखाएं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती है उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। आगे बढ़े, हम लोगों ने विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। हमने पाया एक अनुप्रयोग में कि यदि विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। फिर हमने सीधे चालक में विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र को देखा। हमने ये पाया कि किसी भी सीधे धारावाही चालक के आसपास बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होता है, यानी कि उसमें कई वृत्त बनते हैं और ये वृत्त दूर जाने पर बड़े होते चले जाते हैं, इनका आकार बड़ा होता चला जाता है। किंतु जैसे जैसे दूर जाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता चला जाता है। तो किसी सीधे धारावाही चालक के आसपास बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सदैव वृत्ताकार होता है। इसकी दिशा प्राप्त करने के लिए हमने सीखा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जो ये कहता है कि यदि किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि हमारे अंगूठे की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को या विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो हमारी उंगलियों की जो रैपिंग है, जिस तरफ हमारी उंगलियां रैप करी हुई है, घूमी हुई है, तो हमारे उंगलियों के घुमाव की जो दिशा होगी वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसी आधार पर हमने मैक्सवेल का नियम सीखा था कि यदि इसको बोला जाता है मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, यानी कि किसी स्क्रू को इस प्रकार कस रहे हैं कि यदि उसकी खुद की स्क्रू की जो दिशा है, यदि वह विद्युत धारा की दिशा हो तो जिस दिशा में हम उसे कस रहे हैं वह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये सारे जो विषय हैं, इन सब विषयों पर आधारित 1-2 प्रश्न हैं जो हमारे इस चैप्टर में है। जैसे कि सबसे पहला जो प्रश्न है जो पेज नंबर 254 पर है, एक उदाहरण है सबसे पहले 13.1। सबसे पहला उदाहरण जो 13.1 है वो ये इस प्रकार है कि किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन यानी कि पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के बिंदु और ठीक ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमें यह बताया जा रहा है कि कोई सीधा धारावाही चालक है। उदाहरण 13.1 को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। कोई सीधा धारावाही चालक है कुछ इस प्रकार,
एक साधारण सा सीधा धारावाही चालक या विद्युत लाइन है। हमें कहा जा रहा है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो पूर्व से पश्चिम की ओर हो रही है। आप जानते हैं पूर्व दिशा इस तरफ होती है और पश्चिम दिशा इस तरफ होती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि विद्युत धारा की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी कि विद्युत धारा उस तरफ से इस तरफ आ रही है। इसके ठीक ऊपर और ठीक नीचे जो दो बिंदु यदि हम बना देते हैं तो उनमें विद्युत धारा उनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्या होगा। हम इसे इस प्रकार ना समझते हुए असली एक साधारण से विद्युत धारावाही चालक को समझ के प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि ये इसी प्रकार का विद्युत धारावाही चालक है, ये एक पेंसिल है जिसकी निब मेरी तरफ आ रही है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इस तरफ पूर्व है और इस तरफ पश्चिम है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा आ रही है, यानी कि विद्युत धारा मेरी ओर आ रही है। यदि मैं पश्चिम सिरे से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित करना चाहता हूं या देखना चाहता हूं कि उनकी रेखाएं किस तरफ होगी, तो सीधी सी बात है, इसमें मुझे लगाना पड़ेगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यदि मैं अपने से सीधे हाथ में इसे होल्ड करता हूं इस प्रकार, तो विद्युत धारा की दिशा मेरे अंगूठे की दिशा द्वारा प्रदर्शित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं इस प्रकार बन रही है। यदि मैं इसे आपकी ओर लेकर के आऊं तो आप स्वयं देखिए कि यदि ये वाली दिशा पश्चिम दिशा है और विद्युत धारा इस ओर आ रही है तो चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से, यानी कि इन्हें कहा जाता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी सदैव ऐसे चलती है और ये इसकी विपरीत दिशा में चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम पश्चिमी मुख से या पश्चिम मुख से इसको देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को, तो उनकी दिशा में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में दिखाई देती है। किंतु यदि इसी को पूर्व की ओर से यदि कोई देखेगा, यानी कि आप यदि इसको इस तरफ से देखते हैं तो ये आपको घड़ी की सुई की दिशा में ही दिखाई देती है, यानी कि हमारा उत्तर ये बनेगा कि यदि हम इसे पश्चिम की ओर से देखते हैं तो हमें घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में दिखाई देती है, और यदि हम इसे पूर्व की ओर से देखते हैं तो ये हमें घड़ी की सुई की दिशा में ही दिखाई देती है। ये किन को देख रहे हैं हम लोग? चुंबकीय बल रेखाओं को, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा तो उन्होंने स्वयं हमें दे रखी है। हमें किन की दिशाओं को का भान करना था, कौन सी दिशाएं पता करनी थी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। इसका उत्तर इसी प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर के रूप में उदाहरण का उत्तर लिखा हुआ भी है। उत्तर यह है कि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा किस ओर प्रवाहित हो रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर। जब विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू यदि हम करें तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर, कौन से सिरे से? पूर्वी सिरे से। यदि हम इस पूर्वी सिरे से अवलोकन करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि तार के ऊपर या नीचे के किसी भी बिंदु पर तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। दक्षिणावर्त का मतलब ही ये होता है कि घड़ी की सुई की दिशा में। दक्षिणावर्त का मतलब होता है जिस तरफ घड़ी घूमती है उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। और यदि हम आगे पढ़ते हैं इसका कि यदि पश्चिमी सिरे से हम अवलोकन करें, यानी कि इस तरफ से यदि हम इसका अवलोकन करेंगे तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के वामावर्त होगी। वामावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में। यानी कि आप इधर से देखोगे तो जिस तरफ घड़ी घूमती है उस तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घूमते हुए दिखेगी, और यदि आप इस तरफ से देखोगे तो आपको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं घूमते हुए दिखाई देंगी। ये इस प्रश्न का उत्तर था। इसके बाद 3 प्रश्न और हैं। पहला प्रश्न है, किसी बिंदु के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं क्षेत्र रेखाएं खींचिए, यानी कि आपको एक क्षण चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 251 पर नीचे की ओर दिख रहा है। राइट साइड में नीचे की ओर एक क्षण चुंबक है और उसके आसपास चुंबकीय बल रेखाएं बनी हुई है। बस इसी चित्र को आपको अपने इस उत्तर के रूप में बना देना है। इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूचियां बनाइए। आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण तो मैंने आपको बता ही दिए थे। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इनकी दिशा n से s की ओर होती है, और जहां इनका घनत्व अधिक होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी अधिक होती है। एटलीस्ट इन 3 नियमों को आप लोग लिख ही देंगे, और अगर यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक नियम और कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो आपको 4 नियम के रूप में इसका एक उत्तर बना देना है। अंतिम प्रश्न है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि चुंबकीय सुई उस बिंदु पर 2 विपरीत दिशाएं दिखा रही है या 2 विभिन्न दिशाएं दिखा रही है, जो संभव नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2 जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि आप इसका स्पष्ट उत्तर चाहते हैं तो पेज नंबर 252 पर ऊपर से दूसरा जो पैराग्राफ है, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ, वो ये कहता है कि 2 क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि हम ऐसा करें या यदि वे रेखाएं ऐसा करें तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर
उसकी सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। यही बात थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई है। तो 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, इसका कारण आप इस पैराग्राफ के माध्यम से भी लिख सकते हैं। आप इसको शब्दशः वर्ड टू वर्ड इसी रूप में लिख दीजिए, यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इस टॉपिक को हम लोग अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।